नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क। चलिए नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों पर। 22 अप्रैल को कश्मीर में 26 से ज्यादा लोगों की जान वाले हुए आतंकवादी हमले के बाद जिस तरह सरकार में उच्च स्तर पर बैठकों का दौर चल रहा था, तो लोग सोच रहे थे कि मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ उठाए जाने वाले कुछ और कड़े कदमों की जानकारी मिलेगी। लेकिन जब खबर आई कि केंद्र सरकार अब जातीय जनगणना कराएगी, तो पूरा विमर्श ही बदल गया। जेडी वेंस ने बीते हफ्ते पीएम मोदी से फोन पर बात कर पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा भी की थी। जेडी वेंस ने पहलगाम हमले के पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई और कहा कि इस मुश्किल वक्त में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर तकनीकी शिक्षा विभाग और व्यावसायिक शिक्षा विभाग की बैठक की ओर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा में नवाचारों के समावेश एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि विगत 8 वर्षों में तकनीकी शिक्षा को अधिक सुलभ, गुणवत्तापूर्ण, नवाचारपरक एवं परिणामोन्मुखी बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेक ठोस पहले की गई हैं, जिनके उत्साहवर्धक परिणाम दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए सभी प्राविधिक संस्थान नैक, एनबीए तथा NIRF मूल्यांकन में प्रतिभाग करें, परंतु आवेदन से पूर्व व्यापार तैयारी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। विजिन जाम बंदरगाह का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हमने भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर पर कई बड़े देशों के साथ समझौते किए थे। इस मार्ग में केरल बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर है। केरल को इससे बड़ा लाभ मिलने वाला है। हमारे देश के समुद्री क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में निजी क्षेत्र की अहम भूमिका है। आपको याद होगा, G20 समिट में हमने कई बड़े देशों के साथ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर सहमति बनाई है। इस रूट पर केरला बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन पर है। केरला को इसका बहुत लाभ होने वाला है। നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണും, G20 സമ്മിറ്റിൽ നാം വലിയ രാജ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഇന്ത്യ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്പ് കോറിഡോർ എന്ന കാര്യത്തിന് അനുവാദം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ റൂട്ടിൽ കേരളം വളരെ മുന്നിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന് ഇതിലൂടെ വളരെയധികം ലാഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. साथियों, देश के मैरीटाइम सेक्टर को नई ऊंचाई देने में प्राइवेट सेक्टर का भी अहम योगदान है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि ओबीसी व दलित वर्ग को अपने कल्याण के लिए भाजपा व कांग्रेस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये घातक हो सकता है। उन्होंने कहा कि बसपा ही इन वर्गों की सच्ची हितैषी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि ओबीसी समाज का हित बसपा में ही सुरक्षित है और बसपा ही ओबीसी समाज की सच्ची हितैषी है। बहुजनों को अपने हित व कल्याण के लिए भाजपा व कांग्रेस पर भरोसा करना घातक है। सुबह सपा से अलग होकर जाफर नकवी ने राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी का गठन किया है। वे इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। आगे पढ़ें और जानें कार्यकारिणी में कौन कौन लोग शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में सुबह सपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व संगठन मंत्री जाफर नकवी ने राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी का गठन किया है। जाफर नकवी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, जबकि गोपाल राय संरक्षक हैं। प्रदेश कार्यकारिणी की बात करें तो इसमें जुबैर मलिक का प्रदेश प्रभारी, यासिर कलीम को प्रमुख महासचिव, मेहंदी रजा को उपाध्यक्ष और सफिया नकवी के मीडिया प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा अली नकवी एवं रिजवान को उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विजिन जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया है। बंदरगाह 8 करोड़ 867 करोड़ रुपए की लागत से बना है। बंदरगाह का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को विपक्षी गठबंधन इंडिया का स्तंभ, उन्होंने मंच पर मौजूद कांग्रेस सांसद शशि थरूर को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को केरल दौरे पर हैं। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और कांग्रेस सांसद शशि थरूर के साथ मंच साझा किया। उन्होंने विजिन जाम बंदरगाह के उद्घाटन
उद्घाटन समारोह में कहा, मैं सीएम को बताना चाहता हूं कि आप इंडिया गठबंधन के मजबूत स्तंभ हैं। शशि थरूर भी यहां बैठे हैं। आज का कार्यक्रम कई लोगों की नींद में खलल डालने वाला है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत से घबराया पाकिस्तान लगातार गिड़गिड़ा रहा है और पलटवार की गिदड़भकी दे रहा है। इस बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। इस दौरान कहा गया कि उनका मुल्क किसी भी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देगा। हालांकि पाकिस्तान की खस्ताहाल हालत को देखकर दुनिया भर में उसकी किरकिरी हो रही है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस हमले के बाद भारत सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं, जिससे पाकिस्तान तिरमिला उठा है। भारतीय संगीत, खासकर बॉलीवुड के गाने लंबे समय से पाकिस्तान में रेडियो और घरों में गूंजते रहे हैं। भारतीय गाने वहां के लोगों के लिए मनोरंजन का बड़ा साधन थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को फिर से बढ़ा दिया है। इस तनाव के बीच पाकिस्तान ने अपने रेडियो स्टेशनों से भारतीय गानों को पूरी तरह हटाने का फैसला किया है। अधिकारियों ने बताया कि आयुष्मान योजना में एलोपैथी की तरह आयुष पद्धति से इलाज को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसमें दवाई, अस्पताल में भर्ती रहने सहित दूसरे खर्चों का पूर्ण भुगतान होना चाहिए, जबकि अभी ऐसा नहीं होता। कोरोना महामारी के बाद तेजी से बढ़े आयुष पद्धति से इलाज को आयुष्मान योजना में शामिल करने की मांग उठी है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह आंधी तूफान के साथ भारी बारिश हुई, जिसके कारण कई पेड़ उखड़ गए और भारी जलभराव हो गया। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज सुबह मौसम का मिजाज बदल गया। तेज आंधी तूफान और भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं भीषण गर्मी से परेशान दिल्ली एनसीआर में बारिश ने लोगों को राहत दी। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कई हिस्सों में आंधी तूफान के चलते पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। दिल्ली सरकार के विभिन्न विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमें मिलकर काम करेंगी। सीएम रेखा गुप्ता ने सभी को जमीन पर उतरकर सफाई कराने की जिम्मेदारी दी है। साफ सुथरी और सुंदर दिल्ली बनाने के लिए शुक्रवार से 20 दिन तक सफाई महाअभियान चलेगा। इसमें दिल्ली की हर गली, सड़क, पार्क को धूल, कचरा व पोस्टर मुक्त किया जाएगा। दिल्ली सरकार के विभिन्न विभाग, एमसीडी, डीएम, डीसी और पुलिस की संयुक्त टीमें इसके लिए काम करेंगी। सीएम रेखा गुप्ता ने सभी को जमीन पर उतरकर सफाई करने की जिम्मेदारी दी है। विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर को कथित तौर पर धमकी भरे फोन आने का मामला सामने आने के बाद सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि मुझे भी धमकी भरे फोन आते हैं तो मैं क्या करूं। हमने पुलिस को सूचित कर दिया है। पुलिस से कहा है कि वह धमकी भरे फोन करने वालों का पता लगाएं और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को भी फोन पर धमकियां मिल रही है। विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर को धमकी भरे फोन आने का मामला सामने आने के बाद सीएम सिद्धारमैया ने ये खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि मुझे भी धमकी भरे कॉल आए हैं। मैंने पुलिस से इसके पीछे वालों का पता लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। श्री केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज हमने यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पूजा भी की है। आज आतंकवाद और अलगाववाद जैसे मुद्दे जो हमारे सामने हैं, बाबा हमारे प्रधानमंत्री को शक्ति देंगे और पहलगाम में ऐसी घटना करने वाले दुश्मनों, राक्षसों का खात्मा होगा। उनसे भेंट करता हूँ तब तो हमेशा मुझे बाबा केदार के प्रांगण में हो रहे कामों की, विकास के कामों की हमेशा जानकारी लेते हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। आज हमने उनके नाम से भी यहाँ पर पूजा की है। पहले ही पूजा है। देश पर तमाम प्रकार की जो आज हमारे सामने आतंकवाद, अलगाववाद ऐसी चीजें खड़ी हैं, बाबा हमारे प्रधानमंत्री जी को शक्ति दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजिन जाम अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी के बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी मौजूद रहे। केरल की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 8 करोड़ 900 रुपए की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने हजारों करोड़ों की लागत से निर्मित विजिन जाम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट को राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी मौजूद रहे।
फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।